हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 का खेल और स्वास्थ्य यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है खेल, नियम, प्रबंधन एवं पुरस्कार। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, खेल प्रबंधन से तुम क्या समझते हो? इसका उत्तर हो जाएगा, खेल प्रबंधन का तात्पर्य खेल के लिए समुचित व्यवस्था करने से है। खेलकूद से बौद्धिक तथा शारीरिक विकास होता है, इसलिए विद्यालय में विषयों के अध्यापक तथा खेल के समय भी निर्धारित होते हैं। यह इसलिए होता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी सुचारू रूप से हो सके। यह विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसी तरह विद्यालय में खेलकूद के आयोजन हेतु जब प्रबंधन किया जाता है तो उसे खेल प्रबंधन कहते हैं। खेल प्रबंधन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी बातें हैं? पहला, खेल का स्थान एवं समय निश्चित करना। मैदान के निर्माण हेतु सामग्री व खेल उपकरण उपलब्ध कराना। खेलकूद हेतु निर्णायक नियुक्त करना। प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करना। खिलाड़ी, निर्णायकों तथा अतिथिगण के बैठने की व्यवस्था करना। पीने के पानी एवं जलपान की व्यवस्था करना। क्रीड़ा हेतु धन की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न दूसरा है, खेल नियोजन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी कार्य को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी रूपरेखा या योजना बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खेल का आयोजन करने से पहले ही उसकी योजना बना लेना आवश्यक होता है, जिससे खेल को बिना किसी विघ्न बाधा के सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। खेल नियोजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, बोल सकते हैं कुशल शिक्षक की उपलब्धता हो, खेल सामग्री की उपलब्धता हो और ऋतु, मौसम तथा परिवेश के अनुकूल खेल हो। अगला तीसरा है, खेल समिति के पद बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, खेल नियोजन के लिए गठित की गई मुख्य समिति में निम्नलिखित 4 पद होते हैं। पहला अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा सचिव और चौथा कोषाध्यक्ष। अगला देखते हैं प्रश्न, अर्थव्यवस्था समिति का कार्य बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, खेल के आयोजन में आने वाले सभी खर्चों के लिए धन का प्रबंध करने वाली समिति को अर्थव्यवस्था समिति कहते हैं। यह खेल आयोजन के लिए धन एकत्रित करने के साथ साथ बजट भी बनाती है तथा बजट के अनुसार खर्च करती है। यह खेल के आयोजन में खर्च किए गए पूरे धन का लेखा जोखा रखती है। अगला प्रश्न है, खेल उपकरण समिति का क्या कार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, खेल उपकरण समिति सहायक समिति होती है। यह खेल के मैदान को सही तरीके से व्यवस्थित कराती है, मैदान को साफ सुथरा तथा खेलने योग्य बनाती है। यह खिलाड़ियों के लिए सभी उपकरणों की व्यवस्था भी करती है। अगला है प्रश्न, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतियोगिता 2 प्रकार की होती है। पहला अंतःविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिता और दूसरा अंतरविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिता। अगला है, अंतरविद्यालयीय प्रतियोगिता से होने वाले लाभ बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, अंतरविद्यालय प्रतियोगिता 2 या इससे अधिक विद्यालयों के बीच होती है। अंतरविद्यालयीय प्रतियोगिताओं से अत्यधिक लाभ होता है। इससे बच्चों में मैत्री भाव तो बढ़ता ही है, साथ साथ आपसी संबंध, परस्पर सहयोग के गुण भी विकसित होते हैं। इससे परोक्ष रूप से भी मानवीय गुणों की शिक्षा मिलती है। ऐसी प्रतियोगिताओं से भेदभाव कम होता है तथा भाईचारे में वृद्धि होती है। इससे खेल भावना विकसित होती है, अर्थात जीत पर अहंकार न करना एवं हार सहर्ष स्वीकार करना। यह निम्नलिखित स्तरों पर आयोजित की जाती है। स्कूल स्तर पर अर्थात विभिन्न कक्षाओं के मध्य, न्याय पंचायत स्तर अर्थात NPRC विभिन्न स्कूलों के मध्य,
ब्लॉक स्तर पर, जिसे बोलते हैं बीआरसी, इनमें विभिन्न पंचायतों के मध्य होता है। जिला स्तर पर विभिन्न ब्लॉकों के मध्य, मंडल स्तर पर विभिन्न जिलों के मध्य, प्रदेश स्तर पर तो विभिन्न मंडलों के मध्य और राष्ट्रीय स्तर पर तो विभिन्न प्रदेशों के मध्य होगा। अगला है प्रश्न 8वां, क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता क्यों आयोजित की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाती हैं। ये प्रतियोगिताएं खेल निदेशालय द्वारा निम्नलिखित स्तरों पर आयोजित कराई जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है किन किन स्तरों पर कराई जाती है। पहला, ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता, जिला स्तर पर प्रतियोगिता, मंडल स्तर पर प्रतियोगिता और चौथा है प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, भारत में खेले जाने वाले प्रमुख खेलों के नाम लिखिए। जैसा कि लिखा गया है, भारत में खेले जाने वाले प्रमुख खेलों में कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, दौड़, लंबी कूद, टेनिस, बैडमिंटन, गोला फेंक व तैराकी आदि हैं। अगला है, खो खो खेल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा खो खो खेल के एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय 9 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं, 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। अगला प्रश्न 11वां है, सही जोड़े बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर जोड़ा बनाया है, लंबी कूद, कबड्डी, खो खो, हमें मिलान करना है। कबड्डी का हम मिलान कर देंगे 7 से, क्योंकि कबड्डी का संबंध है 7 से। लंबी कूद का मिलान कर देंगे टेक ऑफ से और खो खो का पोस्ट लाइन से। जिनका संबंध जिनसे है उनसे हम मिलान कर देंगे। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है तो किनको दिया जाता है? तो उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को भर देंगे हम। अगला है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, किनको दिया जाता है? अच्छे खिलाड़ियों को दिया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, कबड्डी में सांस टूटने पर खिलाड़ी आउट नहीं होता है। ये गलत है, क्योंकि कबड्डी का नियम ही होता है कि आपका सांस नहीं टूटना चाहिए। तो इसमें अगर बोला है कि सांस टूटने पर खिलाड़ी आउट नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, अर्जुन पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ये गलत है। अर्जुन पुरस्कार अच्छे खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला है, खो खो में खेलते समय प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ये सही है। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन 3 अतिरिक्त भी होते हैं, लेकिन इसमें बोला है तो ये सही है। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी ही होते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।